इसके अलावा I think that Kaagaz Ke Phool was a premonition of things that were to come. I suspect that what he had in mind was the market that was developing at that time in India with the emergence of stars. Everybody realized that the star was the horse, in the races, and everything centered on the star, and no longer the director was allowed to do what he wanted to do, and in the time he wanted to do. For example, take 20 takes and spend a whole day trying to think of how he would conceive the scene. Guru Dutt himself had no reason to be anxious about the rejection of a film, because throughout his career, whether they were comedies or tragedies, he made more or less successful films. But he didn't realize that the film that he was making was going to be itself a big disaster. कागज के फूल जब रिलीज हुई तो उस वक्त शुरू में यहाँ उतनी पसंद नहीं हुई थी बॉक्स ऑफिस उसको। वजह ये थी कि उसमें एक कंफ्यूजन था कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये बात आखिर तक क्लियर नहीं हुई थी उसमें। और उस वक्त उनकी मेंटल हालत भी ऐसी थी कि वो क्लियर नहीं थे। डोमेस्टिक लाइफ भी उनकी बहुत उलझी हुई थी, तो कहानी चेंज होती चली गई। ये जितनी फिल्म रिलीज हुई है इससे ज्यादा वहां कट के डब्बों में पड़ी होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये गाना बिछड़े सभी बारी बारी, यही वो कहानी थी उनकी। क्या लेके मिले अब दुनिया से आंसू के सिवा कुछ पास नहीं, आ फूल ही फूल थे दामन में या कांटों की भी आस नहीं, मतलब की दुनिया है सारी, बिछड़े सभी बार। जब उन्होंने चौधरी का जान शुरू की थी तो उन्होंने उस फिल्म की डायरेक्शन सादिक साहब को दी थी, क्योंकि उन दिनों सादिक साहब की हालत, माली हालत बहुत ख़राब थी। यहाँ तक कि बाद में पता चला कि उनका वो उससे पहले भी उनका काफ़ी घर का ख़र्चा वगैरह ये किया करते थे। और बहुत लोगों ने कहा कि आपने सादिक साहब को क्यों दिया है ये प्रोजेक्ट, क्योंकि आप पिछले दिनों उनकी कोई फिल्में नहीं चली, उनकी कोई मार्केट नहीं है। तो वो कहते थे गलत बात है, एक जो इंसान अच्छा है सो अच्छा है। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार
कि तुम वो शराब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। जब वो सब्जेक्ट सोचते थे, ढूंढते थे, उनमें काफ़ी वैरायटी हुआ करती थी। ये नहीं कि सब पिक्चरें एक ही तरह की हो रही हैं। चूँकि सब्जेक्ट टोटली बिल्कुल वो डिफरेंट होते थे, तो उसी हिसाब से उसके कैरेक्टर्स भी अलग होते थे। गुरुदत्त सेंट फॉर द नॉवलिस्ट विमल मित्रा, और मुझे और नॉवलिस्ट को वहाँ खंडाला में बंगला लेके 2 महीने हम लोग साथ रहते, तो नरेशन देते थे और उस पे से हम लोगों ने बनाया स्क्रीन प्ले उसका। इट वाज अ सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ कैलकाटा। लेकिन मेन चीज जो साहब बीबी गुलाम में लगी, इट वाज द डिकेडेंस ऑफ द फ्यूडल सोसाइटी एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी। पहले क्या था, फ्यूडल सोसाइटी जकड़े हुई थी, उसमें ऑपरेशंस थे, यानी यहां तक था उनके नॉर्म्स, उनकी जो वैल्यूज बन गई थी, इट वाज एक्सेप्टेड। दूसरे क्या था कि उस जमाने में अपसर्ज ऑफ बिजनेस क्लास शुरू हुआ था, बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। फ्यूडल सोसाइटी का डिकेडेंस और ये जो मारवाड़ी बिजनेसमैन और ये लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट और ये माइंस लेने लगे, उसमें एक सीन है कि ये तो फ्यूडल डिकेडेंस में माइंस खरीद रहे हैं, यानी दे डोंट, उनको, क्योंकि फ्यूडल तो जमीनें तो कहीं जा नहीं सकती हैं, वहां तो खेती होती रहेगी। अब माइंस में आपको देखना पड़ेगा कि भाई उसमें कोयला है कि नहीं है, और वो साहब जब कोयला खरीदने माइंस खरीद रहे हैं तो कागज पे ब्लाइंडली दस्तखत कर दिए, कबूतरबाजी कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, कबूतर उड़ा रहे हैं, तो सारा ध्यान उस पर अपना कबूतर दुश्मन तोड़ के ना ले जाए, और ये टूट रहे सारी, यानी कि उसमें सब पत्थर ही निकला, बाद में जो बर्बाद होते हैं, क्योंकि वो फ्यूडल डिकेडेंस ऐसी थी कि वो बिजनेस के लिए जो अलर्ट माइंड चाहिए, जो मेहनत चाहिए, वहां तो ये है कि दिन भर सो और रात को तफरी करो जाके वहाँ कोठों पे। मेरी जान, ओ मेरी जान, अच्छा नहीं इतना सितम, मेरी जान, ओ मेरी जान, अच्छा नहीं इतना सितम, मुझे छेड़ सनम, मुझे ना छेड़ सनम, हाय मुझे ना छेड़ सनम, मर गई मैं तेरी कसम, मेरी जान, ओ मेरी जान, मेरी जान, ओ मेरी जान, अच्छा नहीं इतना सितम। भूतनाथ का कैरेक्टर था, वो तो हमें नॉवल से मिला था, विमल मित्रा का किया हो, तो उसको थोड़ा सा लाइटर शेड्स मैंने दे दिए थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द कैरेक्टराइजेशंस और इंसिडेंट्स वो सब नॉवल से मिले थे। और आई डोंट थिंक वो रस्टिक टाइप का वो कैरेक्टर इट वाज क्लोजर टू गुरुदत्त, और उसको थोड़ा सा लाइट शेड, नॉवल में उतना लाइट नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा एकदम कंट्री ओकल, एकदम खिरैया देहाती बताया। बड़े शर्मीले मालूम होते हो तुम। जी, वो सब तो तुम्हें साले बाबू कहते हैं, मैं तुम्हें क्या कहूँ? भूतनाथ। भूतनाथ? हमारे पिताजी ने हमारा नाम रखा था अतुल्य चक्रवर्ती, पर उनके मरने के बाद सब हमें बुआजी वाले नाम से बुलाते हैं, भूतनाथ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़ा ही सुंदर नाम है भूतनाथ। जी, चकरा क्यों गए? मैं तो तुम्हें भूतनाथ ही कहूंगी, भगवान के कई नामों में से एक है वो तो। और तुम मुझे छोटी बहू कह सकते हो? The greatest contribution that I think he made to Bombay films was that he began to stress the roles played by women. You look at the entire cinema
of his contemporaries, and even now, majority of it, you will find that the women have always played the heroine's second role in a sense, you know. But with Guru Dutt in Bombay, the roles of women are very important. जाते कहाँ हो? जवाब दो मुझे। तुमने मुझे दूसरी बहू जैसा समझ रखा है ना? किस बिरते पर? मगर तुम क्या उनसे अलहदा हो? आसमान से उतरी हो क्या? हाँ हाँ अलहदा हूँ। अलहदा ना होती तो मेरे नसीब में ये दुख क्यों? आज तक किसी दूसरी औरत ने इतना बड़ा बलिदान दिया है भला? हिंदू घर की बहू होकर शराब पी रही है ना? चुप क्यों? बोलो। मैं कहती हूँ जवाब दो मुझे। किस मुंह से मेरी तुलना तुमने दूसरी बहू से की? जो कुछ उनके पास है वो मेरे पास। वो सब क्या दे सके तुम मुझे? मुझे माँ कहकर पुकारने वाला। छोटी बहू। He had, I should say, sort of jeweler's eye. Just as a jeweler can find out which is the best diamond or the qualities of the diamonds, you know. He had that knack. Whenever he meet people, if he talk to them, he would understand, yes, this man has got something I should extract from him. So he had that knack of extracting from the person his best. And that's how he had been very successful in having a good team. He had that knack. It's something remarkable. छोटी बहू। सजाना मुझे, सुना? सजाना। मांग सिंदूर से भर देना रे, ताकि लोग कह सके सती लक्ष्मी चल बसी, सती लक्ष्मी चल बसी। मैं शाम को 6:30 बजे पहुंचा वहाँ, तो अपने लास्ट सीन इसका बारे फिर भी आएंगे कि उसका डिस्कस कर रहे थे। वो लिख रहा था मैं। ड्रिंक उन्होंने 5 बजे शुरू कर दी थी। वो बहुत ज़्यादा मॉर्बिड थिंकिंग थी, क्या बताऊँ, बहुत लंबी बातें हैं काफ़ी, तो बहुत मॉर्बिड थिंकिंग थी, लेकिन वो डिस्कस करते थे। मैं तो आई वॉज इन्वॉल्व इन द सीन, वो डिस्कस कर रहा था। वो बहक जाते थे थोड़ा थोड़ा, कुछ इधर की बातें करते थे, कुछ पागलपन की बातें करते थे। एक दोस्त का जिक्र करने लगे कि एक दोस्त का जिक्र जो कि पागल खाने में उसका लेटर आया है, वो कैसे, अब कहता लेटर से बिल्कुल पागल नहीं रहता। फिर हल्के से ज़बान से निकल गया, अब तो ऐसा लगता है कहीं मैं पागल ना हो जाऊँ। मैं कैसी बातें कर रहे हैं, कैसे आप क्यों पागल होंगे? तो ही वॉज वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड। 1 बजे रात तक मैं उनके साथ था, खुले नहीं। एंड इफ आई हैड नोन ही इज गोइंग टू डू दैट मैड थिंग, तो मैं उन्हें छोड़ के आता भी नहीं। मैं समझा ठीक था, मैं तो आई वॉज सो इन्वॉल्व इन फिनिशिंग द सीन, लास्ट सीन। उसके पहले रात को खाना खाने के उन्होंने नहीं खाया। उन्होंने कहा ब्रदर इफ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू रिटायर। The moment I heard the news, of course I was a little oppressed. I mean, completely down with my mood. I couldn't even reply on the phone. What has happened? How could it happen? And after some times,
Maybe you may call it selfishness. I thought my technique is also gone with him. And I thought I lost a good person and also my technique. He was lying in a very peculiar position when he had died. I remember his one leg was, it was as though he was about to get up from the bed. And there was an unfinished novel by his bedside. And the lights were on, the fan was on. And his mouth was open. It was and his one arm was this way, about to say that, I want to say something, I want to get up. You couldn't read through him. But I read one thing about him, in those days also, that he really was lost. Lost in filmmaking, but lost to life. रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। एक बार तो खुद मौत भी घबरा गई होगी, यूं मौत को सीने से लगाता नहीं कोई। डरता हूं कहीं खुश्क न हो जाए समंदर, राख अपनी कभी आप बहाता नहीं कोई। साकी से गिला था तुम्हें मैं खाने से शिकवा, अब जहर से भी प्यास बुझाता नहीं कोई। माना कि उजालों ने तुम्हें दाग दिए थे, बेरात ढले शमा बुझाता नहीं कोई। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई।